दोस्तों नमस्कार। राजनीति को साधना हर किसी के बूते की बात होती नहीं है, और खास तौर से तब जब छोटी छोटी लकीरों के समानांतर अगर आप बड़ी लकीर नहीं खींच पाते हैं तो फिर आपकी राजनीति उलझ कर रह जाएगी। और इस देश के भीतर में जिसने भी छोटी छोटी लकीरों के समानांतर एक बड़ी लकीर खींच डाली, उसके बाद उसकी राजनीति चमक उठी। और इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर और कौन जान सकता है, जिनके अपने गवर्नेंस अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौर में, चाहे वह गुजरात हो या फिर देश ही क्यों ना हो, जो छोटी छोटी मुश्किलें उभर कर आई उसके ठीक समानांतर उन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींच डाली कि तमाम दूसरे राजनीतिक दल उन छोटी लकीरों में उलझ कर रह गए। तो क्या इस बार फिर 2024 के चुनाव के बाद एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में दिल्ली आ रही है? क्योंकि खुद मोदी और शाह की राजनीति को अगर आप परखिएगा तो याद कीजिए गुजरात दंगों के बाद कैसे वाइब्रेंट गुजरात का प्रयोग किया गया और लोग गुजरात दंगों को छोड़कर गुजरात मॉडल का जिक्र करने लगे, जो कि अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट के आश्रय चल रहा था। और दिल्ली के भीतर सियासी तौर पर अगर परिस्थिति को समझिए तो 2014 में सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक ही लाइन जिक्र थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया और उस वक्त मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को निशाने पर लिया गया और इस देश को उन तमाम परिस्थितियों से आगे ले जाने की सोच को पैदा किया गया जिसको लेकर उस दौर में संकट उभर रहा था। 2019 में भी बीजेपी मैनिफेस्टो में कोई बड़ी जगह अयोध्या के राम मंदिर को दी नहीं गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर 2024 से ऐन पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बतौर पुजारी की तर्ज पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने यह दिखला दिया कि 2024 का चुनाव वो कैसे जीतेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम में जनता ने जिन मुद्दों को उभारा उसने दरअसल दिल्ली की राजनीतिक नींव को हिला डाला। यानी कई मौकों पर इस देश में बड़ी लकीर, चाहे वह नोटबंदी के आश्रय हो, चाहे वो जीएसटी के आश्रय हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में राफेल का समझौता हो, चाहे पेगासस को लाने की सोच हो, तमाम परिस्थितियों में अगर परखिएगा तो धारा 370 का भी जिक्र होगा। लेकिन पहली बार 2024 के चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीतिक जमीन हिली हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे की राजनीतिक भविष्य के तौर पर वो किस एजेंडे को लेकर आए। और यह संकट सिर्फ बीजेपी के सामने नहीं, आरएसएस के सामने भी है, और इन दोनों को लेकर बड़ा संकट तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने खड़ा है, जिनकी अपनी राजनीतिक लड़ाई अपनी ही पार्टी के बीच कहीं ज्यादा गहराने लगी है। तो इसे साधा कैसे जाए, और इसीलिए दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चला है। बीते एक हफ्ते से डेरा और किसी ने नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने डाला हुआ है, उन्हें बुलाया गया। गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी साथ में बैठे हुए हैं। नीति आयोग तमाम परिस्थितियों को परख रहा है और हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि यूपी उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां की 80 लोकसभा की सीट बड़ी मायने रखती है, दिल्ली तक पहुंचने को लेकर इस बार वोट ऐसी डगमगा गई कि अगर एनडीए के सहयोगी दल ना होते तो फिर मोदी सत्ता तो हवा हवाई हो चुकी होती। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश इस बार की जा रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि निशाने पर योगी आदित्यनाथ नहीं है, निशाने पर अखिलेश की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों की वह परिस्थितियां हैं जिन्होंने अपने तौर पर मुद्दों के जरिए बीजेपी को बतलाया, नरेंद्र मोदी को दिखलाया कि आप जिस आसरे चल रहे हैं यूपी की जनता उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। और पहली बार, यानी एक दौर में जब कांग्रेस की सत्ता थी तब बीजेपी यूपी में घुस नहीं पाई। जब मंडल कमंडल का दौर आया तो उस दौर में मंडल और कमंडल के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति बटी हुई दिखाई देने लगी। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति को परखिएगा तो फिर एक तरफ कांशीराम या मायावती थी और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे। यानी मंडल की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को अपने हवाले कर लिया। लेकिन एक नई परिस्थिति 2014 के बाद जो पैदा हुई उसकी उम्र 2024 तक आते आते सिमट गई। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए मिटकों में तमाम बड़े नौकरशाह हों या उत्तर प्रदेश को समझने वाले लोग हों, वह यह समझने की कोशिश एक तरफ यह कर रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध का इलाका हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, तीनों जगहों पर बराबर तरह की शिरकत अखिलेश यादव की हो जाए और मायावती का पूरा सुपड़ा साफ हो जाए। मायावती 9.5% वोट लेकर भी एक भी सीट ना जीत पाए और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस 9.5% वोट के बाद 6 लोकसभा की सीटें जीत जाए और इन सबके बीच अखिलेश यादव 37 सीटें जीत जाए, बीजेपी 33 पर सिमट जाए, अपना दल जो 2 सीटों पर थी उसके पास एक से मिर्जापुर की सीट बचे। और आने वाले वक्त में क्या वाकई किसी एक राज्य के एक मुख्यमंत्री के भरोसे अगर दिल्ली की सत्ता रहेगी तो फिर वह खुद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेगा? यानी योगी आदित्यनाथ को अगर तैयार भविष्य के लिए किया जा रहा है तो दिल्ली में बैठी हुई सियासत
और उस सियासत में से जो भविष्य के प्रधानमंत्री खुद को बनने की दिशा में देखते हैं, उनके लिए तो यह मुश्किल घड़ी होगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर जिक्र अमित शाह का होता है, तो अमित शाह को इस चुनाव ने सबसे बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि पार्टी कमजोर हो गई और पार्टी अगर कमजोर हो जाएगी तो आप सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तब ऐसे में आपको एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ अवध का इलाका और तीसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश। यानी ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 के बाद उन्हें बड़े कद्दावर तौर पर खड़ा कर चुकी है, और साथ में कांग्रेस और राहुल गांधी का राजनीतिक प्रयोग, इसने तो गजब ढा दिया है। जहां पर इस देश के भीतर में सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, यादव और उनके साथ दलित वोट बैंक ही नहीं आया, ओबीसी का बड़ा हिस्सा भी आ गया। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास से जो वोट बैंक खिसके वो सिर्फ ओबीसी के नहीं खिसके, या जो दलित वोट बैंक मायावती के ना रहने पर बीजेपी को लगता रहा कि उनके पक्ष में जाएंगे, इसके उलट ब्राह्मण वोट तक उनके हिस्से से खिसक गए। यानी जातियों के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को समझ रहे हैं तो बीजेपी के लिए भविष्य मुश्किल भरा है। अगर किसी एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का सब कुछ सौंपकर दिल्ली की सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं तो यह हालात भी खतरे की घंटी है। और इन सब के बीच अगर विपक्ष का कोई नेता उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने बूते हाँकने की दृष्टि से आ जाएगा, तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल हमारी टीम ने इन तमाम परिस्थितियों को परखकर जिन बातों को निकाला है वो हैरत अंगेज स्थिति है, क्योंकि पहली बार यह नजर आया कि जो खास तौर से 4 बड़ी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश गरीब है, मुफलिसी में जीता है, बेरोजगारी है, मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है, प्रवासी मजदूर और ज्यादा है, और उन्हीं लोगों ने दिल्ली की सत्ता को चिता दिया कि आप हमको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री की योजना, अगर आप गरीब कल्याण योजना देखते हैं तो इस देश के तकरीबन 237 लाख परिवार इसमें शामिल हैं। जिन 237 लाख परिवारों को 5 किलो फ्री में अनाज मिलता है, उसमें से सबसे ज्यादा 40 लाख परिवार, उससे ज्यादा एक आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है। 40 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें गरीब कल्याण योजना से राहत मिलती है। जो किसान सम्मान निधि है, पूरे देश में जो 9.5 करोड़ किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान, उसमें से 2 करोड़ 10 लाख किसान जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें भी किसान सम्मान निधि मिलता है। जो उज्ज्वला योजना है, वह पहले राउंड को अगर देखिए तो 8 करोड़ लोगों का जिक्र था, उसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाले उत्तर प्रदेश में ही हैं। और जो आवास योजना का जिक्र होता है, उसमें जो सैंक्शन किए गए उत्तर प्रदेश के भीतर में है वो 15,73,000 घर हैं। यह अलग मसला है कि उसमें से सिर्फ 27% घर ही पूरे हो पाए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सैंक्शन किए गए उसमें भी यूपी आगे है। तो उत्तर प्रदेश तो उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। बावजूद इसके 2024 का मैसेज बिल्कुल अलग निकल कर आया।